तो एक्सपायरी के दिन आज अच्छी खासी आपको शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक्स में देखने को मिली। हालांकि निफ्टी में कोई बहुत बड़ा सर्ज नहीं है, बट एटलीस्ट 17,000 का लेवल जरूर बाजार ने प्रोटेक्ट किया हुआ। लेकिन बैंक्स आपको वापस आते हुए दिखाई दे, ऑटो स्पेस में आपको आज वापस से कुछ बाउंस दिखा। इसके क्या मायने, क्या ये एक्सपायरी मूव है या फिर थोड़ी सा अपसाइड बाकी लगता है, क्योंकि अब हम अप्रैल सीरीज में एंटर हो रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून डिम्पी। ये हैंगओवर सिर्फ मार्च तक का लग रहा था या फिर कुछ अपसाइड लग रहा है कि आगे शायद थोड़ा सा दिख जाएगा? देखिए, पहले तो आप रुक जाएं, यही बात है। उसके फिर चलने के बारे में बात में होगी। अभी वो रुकने वाली सिर्फ प्रोसेस हो रही है। हाँ। हुआ क्या है ना, मार्च के अंदर आपने इतनी उम्मीदें थी बाजार को, हर बृहस्पतिवार को यही लगता था इस बार के बृहस्पतिवार की एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग की है, इस बार के। ये 4 बार आपने धोखा खाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट धीरे धीरे अपना बेस बना रहा है। क्या इस बेस पे हमको ट्रस्ट कर लेना चाहिए? इसका जवाब है ना। क्या इस बेस का हमको प्लस पोजीशंस को एवरेज करना चाहिए? तो इसका पार्शियल जवाब है हाँ। हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स आपके सामने रखते चलते हैं और आप सारी चीज़ें देखेंगे भी। अप्रैल से जिसकी शुरुआत हो रही है वो खरीदारी के साथ हो रही है। थोड़ा स्पीड से दिखाइएगा ये जो बाजार पे नज़र के हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करें। निफ्टी का रोल ओवर 60% है, बैंक निफ्टी का रोल ओवर 74% है। अभी जैसे प्रियंका ने कहा कि आज मार्केट में बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रोल ओवर, जो कि इस परसेंटेज में भी ज़्यादा है 74, और सेक्टर के हिसाब से भी ज़्यादा है। सीमेंट, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स में पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है कि इसमें एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों का कॉम्बो है। आईटी, मेटल्स और बैंक में भी नेगेटिव रोल ओवर हो रहा है, इनमें कन्विक्शन नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आईटी की थी, ये एक किंग मेकर की तरह सामने आएगा। ये अगर ठीक हो जाता है अप्रैल सीरीज के अंदर तो बहुत हद तक पोजीशनें ठीक होंगी। निफ्टी का रोल ओवर का खर्च बहुत है अभी भी। आप कुछ भी नहीं करें तो आपके 100 पॉइंट निफ्टी महंगी हो जा रही है। बैंक निफ्टी का रोल ओवर का जो खर्च है वो 300 पॉइंट का है। आपने अगर कुछ भी नहीं किया ना 2 महीने में, सिर्फ एक ही लॉट लेके रखा, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 500 पॉइंट आपकी महंगी हो चुकी है, क्योंकि आपको रोल करना पड़ता है। आप समय लेते हो और आपको रोल करना पड़ता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमने आपके लिए नोटिस करवाए हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, कुछ और पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं। इस समय ना पीसीआर की बात करते हैं, तो पीसीआर बैंक निफ्टी का 1% से ऊपर आया, यानी कि बुल्स ग्रिप वापस मार्केट के अंदर लौट रही है। और ध्यान रखें, बैंक निफ्टी सबसे पहला इंडिकेटर बनेगा जो बताएगा कि अब आप बेस के बाद तेजी और दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में आप सिर्फ बैंकों से ही तेज हो रहे थे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक ये चला रहे थे, और आईटी से आप वीक हो रहे थे। इन्फोसिस, टीसीएस ने आपको वीक किया है पिछले 15 दिनों में, जब आप फील गुड कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक कर रहे थे। आज भी आपको बैंक दिख रहा है, आगे भी आपको बैंक के दिखेगा। तो इसलिए बैंक, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि एक किंग मेकर की तरह काम करेगा। अब लास्ट में चलते रहते एक इंपॉर्टेंट बात और, कि अप्रैल से इसकी जो शुरुआत हो रही है ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती। हमने 5 साल का एक्सपायरी का डाटा निकाला है, और अगर आप उसको डाटा को देखेंगे तो लास्ट के 2 साल वो थोड़े नेगेटिव रहे हैं। उससे पहले वाला साल 2020 का, वो कोविड की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी 14% प्लस था, और उससे पहले भी करीब 20-22% का, मतलब 2-2.5% का रिटर्न पॉजिटिव रहता था। तो आप बहुत उम्मीद के साथ ना जाएं सीरीज के अंदर। बस भगवान से यही प्रार्थना करें कि और गिरावट ना आए, बस हम किसी तरह से रुक जाएं और यहाँ से हम 17,200 के जो अहम पड़ाव है उसको पार कर लें। आज का पोल भी हमने आपके सामने रखा है, ये बिल्कुल सटीक चल रहा है अभी तक। आप देखेंगे 45% ब्रोकर्स का ये मानना था कि 17 से 17,200 जाएंगे। हमने पूरे पोल में वही रेंज रखी हुई है। आप देख रहे होंगे मेजोरिटी हिस्सा वहीं पे आके रुक रहा है 45% पे। सेम विद द बैंक निफ्टी, थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए हमने 4 खाने बनाए, उसके 4 गैप बनाए, और आप देखेंगे वहाँ पे 40 और 35, दैट मीन्स 75% लोगों का ये मानना था कि हम 39,500 के ऊपर, और कोई बड़ी बात नहीं 40,000 के ऊपर आ जाए, और आप ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आके भी आप ट्रेड कर रहे थे फ्यूचर्स के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सही कह रहे हैं आप डिम्पी। ये पोल जो है काफी क्रिटिकल है, क्योंकि वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, और मार्च सीरीज की एक्सपायरी में जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त नजर आ रहे हैं, फील गुड फैक्टर बाजार दिखा रहा है। ये फील गुड फैक्टर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एफआईएस की पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। 8% से पार्टिसिपेशन 18%, 10% पार्टिसिपेशन आना एफआईएस की तरफ से सेंटिमेंटली काफी हद तक बूस्ट बिल्ड करता हुआ है, और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि आप देख रहे हो। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं, और शॉर्ट कवरिंग का बाउट जिसका इंतजार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से था वो इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी में, इस तेजी पर भरोसा कितना करना है? क्या बाजार अब भी टेक्निकल ना होके फंडामेंटल नजरिया
ज्यादा बयां कर रहा है, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। KR चौकसी के देवेंद्र चौकसी बाजार पर विस्तार से अपनी राय देकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इक्विटी इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म, ये भी कहा जाता है देवेंद्र जी, और इक्विटी के लिए टेक्निकल ट्रेड्स भी काफी सारे बनते हैं। आपकी तो हर तरफ नजर होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कहावत ये भी है कि हायर रिटर्न्स जो हैं वो फियर और अनसर्टेनिटी के बाद ही दिखते हैं। इस वक्त फियर भी देख चुके हैं, अनसर्टेनिटी भी देख चुके हैं। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके हिसाब से कैसे हैं? ठीक है, गुड आफ्टरनून। मेरा एक ऐसा पॉइंट है कि जब भी मार्केट ने अपना वैल्यूएशन इकोनॉमी के सामने नीचे गिराया है, तो तभी मार्केट के अंदर सब्सिक्वेंट स्टेज के अंदर बाइंग इमर्ज होता है। और ये चीज को मैं नंबर के साथ में बात करूंगा। टुडे द साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मोर देन $3.5 trillion. The size of our market wealth is less than $3 trillion, which means that we are putting approximately 15% discount इकोनॉमी की साइज से। इकोनॉमी और मार्केट की वेल्थ दोनों 1:1 रेशियो में नॉर्मली चलते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अ ग्रोथ, आई थिंक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रिमेन्स। आज मार्केट के अंदर जो गिरावट है और मार्केट के अंदर जो दाम घटे हैं, उसके साथ में जो वैल्यू घटी है, तो वैल्यू घटने के साथ में एक चीज उभर के आती है कि जब ये वैल्यू इकोनॉमी की साइज से लेस देन 1 साइज हुई है, वहां पे बाइंग सब्सिक्वेंट स्टेज में इमर्ज होकर आता है। ये समय भी मेरे ख्याल से ऐसा ही चल रहा है कि जहाँ पे वैल्यूज आर गोइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन, आई थिंक एट लोअर लेवल्स, just because of market technicals are weak, just because derivative market is trading maximum, just because of the fact that global traders are shifting money from India to some other part of the world, उससे हिसाब से फंडामेंटल्स वीक नहीं होते हैं, फंडामेंटल्स आर रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन कंपनीज विल कंटिन्यू टू रिपोर्ट ग्रोथ इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 15 to 20% on a sector to sector basis. So from that perspective, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो गिरावट है या फॉल है वो फंडामेंटल के अगेंस्ट में है, एंड मे बी आई थिंक सब्सिक्वेंटली आपको इसके अंदर करेक्टिव अपसाइड देखने मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। गुड आफ्टरनून देवेन, एक क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जो होते हैं बाजारों ने कई बार रिस्पेक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार ये चौथी सीरीज़ होगी जब बाजार एक नेगेटिव क्लोजिंग देके जा रहा है, और ये अपने आप में इस डेटा पॉइंट को हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। किस तरह से इसे रीड करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि नेक्स्ट सीरीज़ जो अब कल से शुरू हो जाएगी, फ्राइडे से शुरू हो जाएगी, अप्रैल सीरीज़, वो बेहतर हो सकती है, या फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो साइड रखनी चाहिए? एक डेटा पॉइंट से बात करते हैं। February 21 के अंदर अंडरलाइंग कैश मार्केट का एवरेज डेली टर्नओवर था 63,000 करोड़। February 23 के अंदर अंडरलाइंग कैश मार्केट का एवरेज डेली टर्नओवर रहा है 21,000 करोड़। That means there is a fall in the value of average daily turnover in cash market by 2/3. उसके सामने ये सेम पीरियड के अंदर कंपेरेटिव देखे तो ऑप्शंस के मार्केट के अंदर टर्नओवर 210% बढ़ा है, which means that people have been trading and people have not been investing. तो ये एक सबसे पहला डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। दूसरी तरफ ऑप्शन मार्केट के आप एक्सपायरी डे के डेटा देखो तो उसके अंदर जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई है, जनरली एक्सपायरी डे के आसपास शॉर्ट पोजीशन कवर होती है, स्क्वीज होता है और मार्केट बढ़ता है। बट करंटली शॉर्ट पोजीशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि आइदर दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू डिलीवरी बेस्ड ऑप्शंस, कि जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस आर गेटिंग कन्वर्टेड टू डिलीवरी, or the short traders are allowing the short positions to get expired on the expiry day at the end of the month. तो ये चीज के ऊपर हम ध्यान देखें तो ऐसा लगता है कि I think those who wanted to short the market for the month of March for making money in the short term, they've achieved their objective. Starting April, if your market is remaining at a lower base, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले मार्केट के अंदर एक रिकवरी आनी जरूरी बनती है। Thereafter again, if the short sellers want to activate themselves, they will activate. तो ये टेक्निकल पोजीशन का आपको ध्यान में रखना जरूर बनता है, बिकॉज इफ दिस पोजीशन इज नोन, देन एज ए ट्रेडर, आई थिंक फॉर द टेक्निकल पोजीशंस दैट यू आर डूइंग इट, एज ए ट्रेडर you will probably get more clear direction in trading the market. If I'm observing it right and if my analysis is going right, then शायद अप्रैल महीने के अंदर आपको मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने मिलेगी, और thereafter I think if that recovery sustains, then I think view बनेगा अलग से, but till that point of time we'll have to accept it that this market is right now heading for some amount of mild recovery, at least from now onwards.
देवेन भाई, इसी सीरीज के साथ ना आप ये भी देखेंगे कि क्वार्टरली नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इस बार के नंबर्स को हम बहुत इसलिए ईगरली वॉच कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स का आउटकम आएगा, जैसे ग्लोबल से कितने इम्पैक्ट हुए, जैसे मॉनसून वाला फैक्टर कितना डिस्काउंट करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे वो रीड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें फिर से क्लब होके आएंगे इस बार के क्वार्टरली नंबर्स पे। आप कहाँ पे बुलिश और कहाँ पे बेरिश हैं सर? तो डिम्पी, मार्केट के अंदर कंजम्पशन का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव दिख रहा है. Discretionary as well as non-discretionary consumption is continuing, and this is where probably I believe that auto ancillary, FMCG, fast-moving electrical goods segment, even consumer credit lending institutions like NBFCs and some of the corporate banks, उनके लिए मेरे ख्याल से कारोबार काफी हद तक मेरे ख्याल से स्टेबल रहना चाहिए. जहाँ पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल इन ऑटो स्पेस एंड सम ऑफ द सिलेक्ट ऑटो एंसिलरी, ये पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है. यहाँ पे बाइंग इमर्ज हो रही है. आई थिंक नई डिमांड खुल रही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सेक्टर डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा. जो दिग्गज कंपनियां हैं जिसके अंदर फॉरेन ट्रेडर्स का पोजीशन ज्यादा है पोर्टफोलियो के अंदर, वहां पे शायद थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है. बट ये मैं मानता हूँ कि ये दबाव के अंदर आई थिंक सम ऑफ द दिग्गज कंपनीज फ्रंटलाइन स्टॉक्स इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स, पार्ट ऑफ निफ्टी एज वेल, आई थिंक वहां पे उनको शायद एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए. तो आई थिंक यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर सिलेक्टिव इन द फ्रंटलाइन स्टॉक्स विद द ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव गिवन ऑन द अदर सेक्टर्स. बिल्कुल देवेन जी, ये तो सेक्टर स्पेसिफिक आपका नज़रिया हुआ, लेकिन थीम्स पर भी थोड़ी से आपके आउटलुक हम समझना चाहेंगे क्योंकि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए जिस तरह के ग्लोबल हेडविंड्स नज़र आ चुके हैं, इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक पेशेंस तो दिखाना होगा. ऐसे में क्या केपेक्स ओरिएंटेड थीम है वो स्वीट स्पॉट नज़र आती है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जो हैं उनमें कंसर्न्स दिखेगी क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट्स काफ़ी हद तक फिजल आउट होते हुए दिखे हैं. साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें वहाँ पर भी मासिव टेलविंड्स नज़र आते हैं. थीम्स कैसे बाजार में आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे? So I think ग्लोबल कंसर्न्स डेफिनेटली रहेंगे और जल्दी समय के नजदीक के समय में वो जल्दी से निकलने वाले नहीं है. फिर भी आई थिंक कोई कोई जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल जो भी एडवर्स सिचुएशन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हुई थी वहां पे टू व्हीलर का एक्सपोर्ट घटा था. आई थिंक मेरे ख्याल से नाउ दैट एडवर्सिटी इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनटू देयर इकोनॉमी. So to a greater extent, I think the regular flow of exports of two-wheelers should start from now onwards. So that is one good possibility. As far as the broader theme is concerned, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंजम्पशन के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कंजम्पशन एक ऐसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहा है क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड्स खर्चा कर रही है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री पीएलआई के स्कीम के माध्यम से नए फंड्स इन्वेस्ट करने जा रही है. और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी कमोडिटी के दाम घटे हुए हैं, क्रूड ऑयल के साथ में कमोडिटी के दाम भी घटे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कंपनियों के मार्जिन के ऊपर भी आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अगले क्वार्टर्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा. सो गिवन दैट सिचुएशन, गिवन द सिचुएशन ऑफ हायर डिमांड, गिवन द सिचुएशन ऑफ कंटेंट कॉस्ट, गिवन द सिचुएशन ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूइंग इन द इकोनॉमी, मेरा ऐसा मानना है कि सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर or the sectors that we have talked about earlier, they become theme, and that is where probably I think one could keep an eye on to invest. All right, देवेन, ऐसे में जो अभी तक क्योंकि एक ये भी अप्रोच लग रही थी कि शायद मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आपको वो पहले बॉटम आउट हुए थे, उनमें गिरावट बाद में आई थी और शायद वहाँ पर एक रिकवरी मोड पहले शुरू होगा. लेकिन जिस तरह से अभी मिड कैप और अब स्मॉल कैप आप इंडेक्स को भी देखें, सोमवार को वहाँ पर भी आप इंटरडे इनफैक्ट 8 मंथ्स के लो पे स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है. तो बाजार में इस वक्त कॉन्फिडेंस, ऑफकोर्स सेलेक्टिव स्पेसेस जिनमें फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी वहाँ तो रहेगा, लेकिन अभी ट्रेडर्स कैसे इस फेज को कैसे पार पाएं? अगला एक क्वार्टर अर्निंग्स का भी ट्रिगर रहेगा. मिड कैप आप आईटी इंडेक्स की बात, ऑटो इंडेक्स की बात करें जो अब तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, वहां पर भी अब वीकनेस दिखने लग गई है. सो ऐसे में ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक और या 2 और क्वार्टर हेडविंड से भरा हुआ रह सकता है? इन अ लाइटर वेन आई वुड से दैट ट्रेडर्स को वैकेशन पे जाना चाहिए क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर इतने टर्बुलेंसेस है तो ट्रेडिंग का माहौल जो है वो शायद इतना कंडीसिव नहीं है.
और अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कोई भी एक तरफ का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो शायद वो डायरेक्शन आपको अभी मिल नहीं रहा है। ज्यादातर मैं समझता हूँ कि पेन निकल चुका है ट्रेडिंग का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग कॉन्फिडेंटली ये चीज को नहीं दोहरा सकते, बिकॉज ग्लोबली जो ट्रेडर्स ये मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको कितना पैसा वापस यहाँ से शिफ्ट करना है उनका अंदाजा नहीं बन रहा है। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि शायद अप्रैल और मई महीने के अंदर वॉट एवर द सिचुएशन में हैपन, एंड आई थिंक जो भी मार्केट के अंदर सेलिंग आना है वो आ जाएगा। मे बी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो एंड द करंट ईयर ऑल्सो हम शायद मार्केट के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने जा रहे हैं। तो ये शायद अभी जो करंट मार्केट के अंदर दबाव है, फॉल है, उसके अंदर सिलेक्टिवली आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट ट्रेडर के लिए आई थिंक आपको ये चीज के ऊपर दूसरी तरह से देखना पड़ेगा। वंस वी स्टॉप सीइंग द लार्जर अमाउंट ऑफ शॉर्ट बिल्डिंग इन द मार्केट, मेरे ख्याल से दैट वुड बी द फर्स्ट इंडिकेशन फॉर ट्रेडर्स टू गो लॉन्ग इन द मार्केट। तो वो चीज के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान देना बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है देवेन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने समझाया। एक तो ट्रेडर्स को चला जाना है छुट्टी पर, हाँ इन्वेस्टर्स को थोड़ा रुक रुक के जरूर मार्केट के अंदर बाय करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि शुगर फ्री वाले या घी शक्कर आपके मुंह में कि अच्छा है, आप ये बता रहे हैं कि अप्रैल के हम जब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव नोट से उम्मीद से कर रहे हैं और जो दिख भी रहा है थोड़ा बहुत डाटा में। बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आगे बढ़ते हैं। एक झटके में ही निफ्टी ने करीब 50-60 पॉइंट अपने खो दिए, बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट खो दिए। वजह एनएससी पे जो रीबैलेंसिंग हो रही है इंडेक्स की वो हो सकती है, क्योंकि लास्ट के आधे पौने घंटे में वो सौदे पंच किए जाते हैं। हर्ष के पास पूरी जानकारी है, किसको बेनिफिट होगा, किसका आउटफ्लो होगा, वो एक बार आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। हर्ष एक बार बताया जरा आप। हाँ जी, तो एनएससी में एक रीचेक इंडाइसेस में, और जब हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स लार्जली इम्पैक्ट होंगे नेट बेसिस पे, पेज इंडस्ट्रीज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ इनफ्लोज रहेगा, तो एक पॉजिटिव वहाँ आता हुआ। $35 million वर्थ ऑफ इनफ्लोज एक्सपेक्टेड। कैन बैंक सेकंड $31 million, एसबीआई $28 million पे, और जब एबीबी और एक्सिस बैंक को देखें तो $23 to $27 million का इनफ्लोज आएगा। पर और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कि फ्लोज वर्सेस एवरेज डेली वॉल्यूम। तो अब जो एवरेज डेली वॉल्यूम वर्सेस फ्लोज है उसका कंपैरिजन करते हैं, तो वो पेज इंडस्ट्रीज़ के लिए टॉप है 4 times, एबीबी इंडिया के लिए सेकंड बेस्ट है 2 times, और कैन बैंक के लिए 1.1 है वो पर्टिकुलर रेशियो। तो एक अच्छे फ्लो ये सारे स्टॉक्स में एक्सपेक्टेड। टॉप आउटफ्लोज में पहला है रिलायंस जिसमें $42 million का आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, इन्फोसिस $39 million, एम्फोसिस $27 million, बंधन बैंक 25 और M&M 24 million। अगेन जब हम फ्लोज वर्सेस एवरेज डेली वॉल्यूम को देखें तो एक एम्फोसिस पे 2 times है और बंधन बैंक पे 1.4 times। तो ये सारे स्टॉक्स पे एक नज़र रहेगी। हर्ष शुक्रिया आपका एनएससी रीबैलेंसिंग के आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज हमारे बीच रखने के लिए। तो एनएससी रीबैलेंसिंग से ठीक पहले यहाँ पर क्योंकि इफेक्टिव होना शुरू हो चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक असर जरूर आ रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स इस वक्त आउट परफॉर्म करते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ वॉश आउट कल दिख रहा था, आज आप अगर इंडेक्सेस को देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप आउटशाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को पैनल के पर जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज मार्केट में इन सेंटिमेंट्स के साथ मंथली एक्सपायरी के आखिरी आधे घंटे में वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सुदीप है हमारे साथ और नागराज है। सुदीप, नागराज, गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। सुदीप विल स्टार्ट विथ यू, बताइए हम देख रहे हैं ब्रॉडर इंडेक्सेस में तो आउटशाइन है, लेकिन निफ्टी में इसी वक्त पिछले 5 मिनटों में ऊपरी स्तरों से हल्की सी बिकवाली का दबाव नजर आया है। क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे नई सीरीज की तरफ बढ़ते हुए हम? मानसी जी, हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट लोस पे चल रहे हैं। अगर हम 16,900 और 17,000 का बैंड समझे तो पिछले कई दिनों के लोस पे चल रहे, तो ये एक ओवरसोल्ड जोन से एक्सपायरी के दिन हल्का सा शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ये पिछले 7-8 दिन से मार्केट्स एक लेवल पे 16,900 16,930 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो एटलीस्ट मंदी भी अगर करनी है, अगर हमें बेरिश भी जाना, तो मुझे लग रहा है 16,900 के लेवल के टूटने का हमें इंतजार करना चाहिए। एंड अगर हमें एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो 17,000 के कॉल पुट में बहुत जम के राइटिंग हो रही है। तो अगर प्रीमियम के लिए अगर हम वो एडजस्टमेंट भी देखें तो 16,970 और 17,030 ये 50-60 पॉइंट्स का रेंज आने वाले आधे पौने घंटे में मुझे लग रहा है ये निफ्टी में होगा।
एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से थोड़ा ज्यादा सेलिंग आया है, तो वहां पे थोड़ा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों थोड़े पिछले आधे एक घंटे से थोड़े मंदा चल रहे हैं। तो इसके चक्कर में मार्केट में एक सपोर्ट, जो सुबह आईसीआईसीआई बैंक चल रहा था, एचडीएफसी बैंक में बाइंग आ रही थी, वो पूरा जो एक सपोर्ट सिस्टम था वो हिल गया है। तो मुझे लग रहा है कि 16,980 और 17,040 के रेंज में निफ्टी एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से ट्रेड करेगा। बट आने वाले कुछ दिनों में जो हिसाब से आज हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं, जो मिड कैप में एक बाइंग आ रहा है, जो अच्छे नाम थे जैसे एबीबी, क्यूमेंस, हम एसआरएफ, फिर अल्ट्राटेक, ये सारे जेके सीमेंट, ये सारे मिड कैप के जो नाम देख रहे हैं, जो आदित्य बिरला कैपिटल, ये सब में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो एटलीस्ट मार्केट टेक्सचर मुझे लग रहा है आने वाले 3-4 दिन के लिए तो बेटर होगा। 16,900 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड ऊपरी स्तरों पे मुझे लग रहा है कि 17,130, 17,150 के लेवल्स हमें मतलब आने वाले कुछ दिनों में हम वो लेवल्स एक बार देख पाएंगे, वहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्टिव मिड कैप्स में बाइंग आ रही है। कुछ इसमें स्टॉक्स जो आपने बोले वो निफ्टी रीबैलेंसिंग के भी वजह से बेनिफिशियरी हैं। एबीबी जैसे स्टॉक्स में स्लिप भी मूव है, एबीबी, कैनरा बैंक, और सीमेंट स्पेस में तो आप देखें तो कहीं ना कहीं नंबर्स का भी एक ट्रिगर है। ठीक है, ये क्वार्टर 4 की एंटिसिपेशन का, तो यहाँ पर ये तो सुदीप का व्यू रहा है। एक बार नागराज से भी समझ लेते हैं, नागराज की आज टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे। नागराज, कैसे आप यहाँ से लॉन्ग्स कहाँ इनिशिएट करेंगे? क्या आप अभी तो पहले लॉन्ग्स इस एक्सपायरी के बाद नई एक्सपायरी की शुरू होती है, क्या लॉन्ग्स बिल्ड लेने का कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिख रहा है, या फिर बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स ही अभी भी रडार पर रखने चाहिए? हाय, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। मार्केट में अभी भी कुछ ज्यादा लक्षण तो नहीं दिख रहा है स्ट्रॉन्ग अपसाइड बाउंस का। मार्केट अभी भी रेंज बाउंड एक्शन पे है। 17,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। एवरी राइज पे सेलिंग आ रहा है। हम देख सकते हैं कि कई दिनों से इंट्राडे में राइज दिखने को मिल रहा है और वैसे ही सेलिंग एमर्ज हो रहा है। जब तक ये इंस्टेबिलिटी कम नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी बंद होगा, निफ्टी सस्टेनेबली ऊपर के लेवल में सस्टेनेबली क्लोज आएगा या गेंस तो दिखेगा, तब हम कह सकते हैं कि एक रिवर्सल चांसेस है। मुझे लगता है अभी भी डाउटफुल है। अगर 17,100 का एक थ्रेशोल्ड मान सकते हैं कि इन केस निफ्टी एक आध 2 दिन में 17,100 का एक रेजिस्टेंस पार कर दिया तो 17,250 तक एक आगे जाने का एक चांसेस, ऊपर जाने का एक चांसेस है। मेरे ख्याल से अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है, 17,100 एक थ्रेशोल्ड है कैश में, स्पॉट में। अगर निफ्टी इन केस 17,100 के ऊपर आज के दिन या कल के दिन क्लोज आता है, उसके बाद में और एक 150 पॉइंट के लिए एक लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो अभी रेंज के अंदर ही है। हमारा पोल भी यही बता रहा था कि आज की एक्सपायरी रेंज के अंदर होगी। डाटा बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है, हाँ फिर भी तसल्ली बख्श है कि कम से कम एक्सपायरी पे और टूट नहीं रहे हैं। एक चीज़ और है, अगर बाजार को बढ़ना है तो पक्के शेयरों को सामने निकल के आना होगा, लेकिन रिलायंस के शेयर को देख के ऐसा लगता नहीं है। एक बार जरा स्क्रीन पे रिलायंस का शेयर आप लेके आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। हफ्ते भर का भी दिखाइएगा और आज का भी दिखाइएगा। पूरे हफ्ते में इसने कोई बाजार की ज़्यादा हेल्प की नहीं। अभी भी ये करीब 13% की गिरावट के साथ ही है। 2200 बचाने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में रिलायंस की उम्मीद से ये हम बैठे रहे कि ये शेयर चलेगा तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी। परसेंटेज आपके सामने मात्र 1.5% हिला डुला है, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। सुदीप, मेरे को इसी से शुरू करना है। रिलायंस शेयर को बाजार को बचाएगा या फिर बाजार को और गिराएगा? टिम्पी जी, अगर हम रिलायंस के एक उसका अगर थोड़ा मीडियम टर्म का अगर चार्ट देखें तो रिलायंस अपने ऑलमोस्ट जो मार्च 2022 का जो लो था वहीं से पिछले कुछ दिनों से एक रिवर्सल दिखा रहा था। तो 2180, 2190 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एंड अगर एक अगले 2 दिन के लिए अगर आप मुझसे व्यू पूछ रहे तो आई विल बी वेटिंग फॉर 2260 के लेवल्स के क्रॉसओवर का। जो कल का हाई जो था 2256 का, ये इसके ऊपर एक बार रिलायंस सस्टेन कर जाए तो अगला मूव मुझे लग रहा है 2330, 2340 तक का आ सकता है। तो 2 क्रूशियल नंबर्स है, 2180 और 2260। 2260 के ऊपर सस्टेन होने से हम 2340 तक रिलायंस को देख पाएंगे। हालांकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो सेल ऑन राइज वाला ही है, बट ये कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक होगा जिससे एटलीस्ट मार्केट टाइम बिंग के लिए संभल जाएगा।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय आपको रिलायंस और मिलती हुई, लेकिन आज साउथ इंडियन बैंक के चार्ट्स को पुल अप कीजिए। ये स्टॉक आज फोकस में रहा। नागराज, चाहूंगी कि आप इनके चार्ट्स को रीड करें और इस बीच खबर क्या थी जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में रहा। दरअसल मुरली रामकृष्णन की दोबारा एमडी और सीईओ बनने से इनकार करने के बाद साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक में हम करीब 13 से 14% तक की गिरावट देख चुके हैं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और कंपनी के मैनेजमेंट ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है और बैंक के कारोबार पर इस डेवलपमेंट का असर नहीं पड़ेगा। आइए उस कॉन्वर्सेशन के स्निपेट्स आपको दिखाएं। No longer a real worry, but then having said that, depending on the opportunities available for growth in advances, if there is a need for us to go for fresh equity raise, I'm sure the path and the amount and quantum, etc., we will take appropriate decisions to tap the market. Therefore, therefore they are not, though it will be a very important decision, but then it's not something which we need to really decide in a tearing hurry. But as far as the other aspects are concerned, clearly there is a very clear vision statement which we brought out where we said we will continue to work on improving ROE, ROA, NPA levels, NIM, and all these will continue to be the focus for the bank. Profitability will be continue to be the focus of the bank. So we will certainly work on all these areas, and I have already given guidance that by end of March we would want to be at certain levels in each of these parameters. And NIM, I'm wanting to have the bank at about 3.5% level, and we would want the NPA levels to at least net NPA levels, etc., should be below 2% kind of level. नागराज, साउथ इंडियन बैंक ये वही स्टॉक है जिसने 10 रुपए का से लेकर 20 रुपए तक का सफर पिछले 6 महीनों में तय किया। पिछले 6 महीने के चार्ट्स अगर पुल अप करेंगे, ऑलमोस्ट 50% के आप मूव दिखें। इस डेवलपमेंट के बाद नए पोजीशन से तो दूर रहने की राय होगी, ये बात सीधी है, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं अब भी 14-15 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, राय क्या होगी? जी हाँ, लंबा कंसोलिडेशन के बाद जो आज का डाउनसाइड ब्रेकआउट है विथ गैप डाउन अराउंड 13% का जो भी अभी कट चल रहा है स्टॉक में, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि एक बड़ा रिवर्सल का एक संकेत दे रहा है। जब भी टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा गैप डाउन के बाद एटलीस्ट स्टॉक या इंडेक्स एक गैप भरने की और एक कोशिश करता है। अराउंड 14 के आसपास 200 डे EMA का सपोर्ट भी है, 14-20, 14-30 के आसपास। और पहले भी हम देख सकते हैं कि लंबी अवधि के चार्ट में जो 200 डे EMA अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, इवन सपोर्ट के आसपास या रेजिस्टेंस के आसपास वैल्यू एरिया बना था। सो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा पुल बैक के लिए एक स्कोप है इतना डिक्लाइन के बाद। मेरे ख्याल से अगर इधर से 16 तक ये स्टॉक्स जाता है, थोड़ा कुछ गैप जो डाउनसाइड गैप भरने की कोशिश करता है टेक्निकली, वो एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी रहेगा। आगे वाले दिनों में और भी वीकनेस इसमें दिखने को मिलेगा। सेल ऑन राइज फिलहाल आपको टेक्निकली दिख रहा है, लेकिन आप फंडामेंटली बात करें तो उन्होंने क्लियरली साइट किया था कि वो पर्सनल रीजन से इस पोजीशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। कोई स्टॉक के फंडामेंटल, स्टॉक के दूसरी फाइनेंशियल कंडीशंस पर कोई सवाल इस वक्त नहीं है। स्ट्रीट सिर्फ आज के लिए रिएक्शन जरूर दे रहा है, देखना होगा कि ओवर द टाइम इस स्टॉक में क्या मूवमेंट होती है। लेकिन आज आपको क्लियरली सीमेंट स्पेस में तो मूवमेंट दिख रही है, लेकिन क्या ये लॉन्ग्स नई सीरीज के लिए भी दिखते हुए दिख रहे हैं? क्या सुदीप, सारे ही सीमेंट पैक, चाहे आप देख लें आज तो ACC जैसे स्टॉक्स, डालमिया भारत और इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं। आप देखें तो ग्रासिम और अल्ट्राटेक सीमेंट्स ये तो फिर भी मूव दिखा रहे थे। जब आप पूरे सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी दिख रही है, तो क्या नई सीरीज के लिए भी इन पे बेट किया जा सकता है? सीमेंट स्पेस पे क्या व्यू रहेगा? प्रियंका जी, अगर हम सीमेंट स्पेस पे देखें तो सीमेंट स्पेस पिछले 3-4 दिन से होल्ड कर रहे थे। मतलब जो मार्केट में हम लगातार मिड कैप में गिरावट देख रहे थे, बट हम जेके सीमेंट, हम दालमिया भारत, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स को अगर एक थोड़े ध्यान से देखें ना, तो पिछले 3-4 दिनों से ये स्टॉक्स में मार्केट के सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं था, और अगर सेलिंग प्रेशर था तो वो भी कम वॉल्यूम के साथ था। और आज हम देख रहे हैं कि एक साथ ये पूरा सीमेंट पैक चलना चालू है और उसमें रोल ओवर्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जेके सीमेंट, दालमिया भारत, ये दोनों को फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव और BTST के लिए ये दोनों को हम लेके जा सकते हैं। जैसे दालमिया भारत अगर हम देखें तो दालमिया भारत अपने पिछले 1 महीने के सबसे उच्च स्तर पे है, और अगर यहीं पे क्लोज दे देता है तो ये इसकी बहुत शानदार क्लोजिंग होगी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर।
और 1910 जब तक ये होल्ड करेगा तब तक 1960 1970 तक के लेवल्स या फिर उससे भी ऊपर जा सकेंगे, बिकॉज एक नया रैली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीमेंट पैक में, स्पेसिफिकली अगर हम दालमिया भारत या जेके सीमेंट की बात करें तो। सुदीप, 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे बैक टू बैक पता कर रहा हूँ, आप बिल्कुल छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, हाँ ना में बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा। और आप हम बैक टू बैक उस पर स्टैंपिंग करते चलेंगे ताकि हमको पता लग जाए शेयर के अंदर हो क्या रहा है। ग्रैन्युलर्स इंडिया शॉर्ट कॉल थी, कल भी हमने दी थी, ये और टूटेगा क्या, एक बार जरा देख के बताइए आप। एब्सोल्युटली, ग्रैन्यूल्स इंडिया अगर हम देखें तो ये एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में और सेल ऑन राइज ही है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बाइंग का तो कोई चांस ही है, यहाँ पे सेल ऑन राइज ही रहेगा और इसे एटलीस्ट बॉटम फिशिंग के लिए खरीदे नहीं, ये मार्केट को देख के भी। फिशिंग के लिए खरीदनी है, सेल का स्टैंप हम इस पे लगा देते हैं। ग्रैन्युलर्स इंडिया भले आपको 1 रुपया ऊपर दिख रहा हो, लेकिन एक कमजोर कैंडिडेट है, सेल की स्टैंप आपकी स्क्रीन पे लग गई है। दूसरा IEX, इसके बारे में और देख के बताइए। IEX IEX भी अवॉइड है, सेल ऑन राइज है, और ये मेरे हिसाब से 120 117 का लेवल हम देख पाएंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। ठीक है, एक और शेयर भी है जो शॉर्ट का ही कैंडिडेट है, वो है GNFC। आपको लग रहा है ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा GNFC? जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी अपने अगर हम देखें तो ऑलरेडी 8-9 महीने के लोअर लेवल्स पे है, और इसके लिए अब अगला सपोर्ट अगर हम देखें तो 450 का आता है, तो ये वहां तक तो एक बार रीटेस्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए अगला सपोर्ट ही सीधा 450 के आसपास लग रहा है, तो ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट ही रहेगा। ओके, कुछ डेटा पॉइंट हम देख रहे थे कि अप्रैल मंथ जो पिछले हिस्टोरिकली आप 2018 से हम देख रहे हैं, अप्रैल मंथ चाहे ब्रॉडर मार्केट्स के लिए हो, लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए हो, हमेशा आउट परफॉर्म करता है ये मंथ पर्टिकुलरली। और इसमें कई सारे जो स्टॉक्स हैं जो जिनमें हाईएस्ट रोल ओवर भी होता है, उनमें सीमेंट स्टॉक्स हैं जो हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार अप्रैल की सीरीज़ में किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये बात हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में फार्मा स्पेस से भी हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, और फार्मा एक डिफेंसिव बेट भी है नागराज, और चल भी रहे हैं लगातार। अगर अप्रैल सीरीज के लिए किसी फार्मा स्टॉक को कंसिडर करना हो तो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है आपको चार्ट्स पे? चार्टिकली अरो फार्मा आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में बना हुआ है। इतना मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये स्टॉक एक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा है। लास्ट दो दिन से एक कंसोलिडेशन मोमेंट है, मेरे ख्याल से ये पैटर्न तो कंटिन्यूएशन पैटर्न रहेगा अप ट्रेंड का, और आगे वाले दिनों में और भी अपसाइड दिखने को मिलेगा स्टॉक में। फार्मा स्पेस पर ये राय मिलती हुई आपको, और इनफैक्ट पूरे मार्च महीने की बात करें जहां बाजार में हमने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल डाउन ट्रेंड्स वाले सेशन भी देखे, ऐसे में डिफेंसिव्स में फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बाजार को काफ़ी हद तक संभाला। सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक की काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, और इस इवेंट का एजेंडा क्या है, टेक अवेज क्या निकल कर आ सकते हैं, और इस बैठक में किन चीज़ों पर विचार होगा, आइए अंकुर मिश्रा से समझते हैं। यहाँ सेबी की अहम बोर्ड बैठक जारी है, और इसमें जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनमें से एस्बा सेकेंडरी मार्केट्स के लिए एक बड़ी अहम मुहर हो सकती है, क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि सेबी कई दिनों से इस पर काम कर रहा है, और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक सेबी बोर्ड इस पर एक फाइनल फैसला ले सकता है। एस्बा ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि IPO में जो आप पैसा लगाते हैं वो एस्बा के थ्रू होता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक रहता है, लेकिन आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता है। तो उसी तरीके का सिस्टम आप शेयर्स की जो खरीद बिक्री है उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है। और इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण डिसीजंस की बात करें तो सेबी एक फैसला ले सकता है कि जो डायरेक्टर्स की परमानेंट पोजीशंस होती है लिस्टेड कंपनीज में, उसको खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रिफॉर्म है जिस पे सेबी काम कर रहा है, वो है डिस्क्लोजर नियम्स। डिस्क्लोजर नियमों के मुताबिक अभी जो टाइमलाइन है और किसी इवेंट के होने के बाद तो 24 घंटे में किसी भी लिस्टेड कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है, उसको घटाकर 12 घंटे किया जा सकता है। इसके अलावा एक और अहम फैसला सेबी ले सकता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं पी फंड्स, वो म्यूचुअल फंड के बन सकते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए एक अहम खबर हो सकती है। ESG नॉर्म्स पर भी सेबी बोर्ड मीटिंग में चर्चा हो सकती है, और यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ESG नॉर्म्स पे इस पर काफ़ी दिनों से बातचीत जारी है, और हमें देखना ये होगा कि सेबी फाइनली इन सारे डिसीजंस पे जो मोहर है वो लगाती है या नहीं।
ठीक है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। एस्बा वाली खबर बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये पहले सिर्फ प्राइमरी मार्केट्स में होता रहा, सेकेंडरी मार्केट में भी एस्बा लग गया, तो ये अच्छी बात है। तो आपके पैसे सिर्फ ब्लॉक रहेगा बैंक में अगर आपको सारी चीज़ें कंफर्म आपके लिए हो जाती है। और जो अभी म्यूचुअल फंड्स को लेकर भी है वो भी काफ़ी अच्छे से सेबी उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसको लेकर भी आज एक अहम खबर आ सकती है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है डिटेल्स और वहाँ से आ जाएं। इससे पहले क्या एजेंडा है ये आपको अंकुर बता रहे थे। मैं अपनी स्क्रीन को सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार अगर डायरेक्टर साहब हो सके तो मेरी स्क्रीन पर आप दिखा पाएँ। पिछले 5 से 10 मिनट में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हर्ष आपको जो बता रहे थे ना कि कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा रीबैलेंसिंग का, वो आपको साफ साफ दिखेगा। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर एकदम से सडन स्पाइक फिर से आया और पहले एकदम से सडन फॉल आपको दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हैं जिसको हमने ड्रॉ किया हुआ है डबल लाइन से, ये सारा फॉल था, ये सारा फॉल था और उसको एक ही सिंगल कैंडल ने खत्म कर दिया। सेम विद निफ्टी भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही मैं इससे आपसे कह रहा था कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखें। ये जो फॉल आया था अब बकायदा निफ्टी डेज हाई पे है, दिन के हाई पे पहुंच गया इस समय निफ्टी। थोड़ी देर पहले 50 पॉइंट गए थे और बैंक निफ्टी से 150 पॉइंट गए थे, एक ही झटके में वापस से पूरे हो गए। बीटीएसटी करके जाए सुदीप, निफ्टी बैंक निफ्टी को, कल की छुट्टी है, परसों कटेगा। एब्सोल्युटली, मुझे लग रहा है कि एक बार बीटीएसटी करके जाना चाहिए क्योंकि हम बैंक निफ्टी में भी अगर हम देख रहे हैं कि 39,700 750 के एक सपोर्ट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी 39,600 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक 40,100 के चांसेस मुझे लग रहा है आ सकते हैं। और निफ्टी में भी 17,20 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम पूरे दिन हम देख रहे थे कि जब जब ये उसके ऊपर क्रॉस होने की कोशिश करता था वहां पे रेजिस्टेंस आता था, बट एक बार इंडेक्स ने क्रॉस कर लिया 17,000 के ऊपर फिर से, तब वो नीचे उसने ब्रीच नहीं कर पाया। फिर वो सपोर्ट जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। अब ये जो रेजिस्टेंस था वो, तो अब जब तक ये 17,000 के ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है 17,130, और जैसे मैंने ओपनिंग कमेंट्री में भी वही बताया कि मुझे लग रहा है 17,150 तक का एक मूव आ सकता है, उसके बाद वहीं पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा वहां पे। ओके, ठीक है। चलिए अब कुछ खबरें जो डीलिंग रूम से लेकर आए हैं शरद, हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है में, वहाँ रुक करते हैं सेगमेंट का, शरद से बात करते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आपके QSR प्लेयर्स को देख के, जैसे कि जुबलेंट फूडवर्क्स हुआ, देवयानी इंटरनेशनल हुआ और सफ़ायर फूड्स हुआ। यहाँ पे जो है फिलिप कैपिटल की नोट आई है जहाँ पे लापिनोज ने जो है लगभग 15 से लेकर 25% तक का जो वेटेड एवरेज मेन्यू है उसको वो कट ऑफ कर दिए हैं। अब याद रखिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लापिनो जो है 3rd लार्जेस्ट पिज़्ज़ा चेन है इंडिया में, अगर आप डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट को निकाल दें तो। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट QSR प्लेयर्स में पड़ सकता है, क्योंकि आगे जाते हुए जो इसका राशनल है ये मेन्यू को काटने का, वेटेज को काटने का, प्रोडक्ट्स को काटने का, वो है अंडरलाइंग वीक कंज्यूमर डिमांड। तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सिम्फनी। यहाँ पे जो है HNI में और रिटेलर्स दोनों सेगमेंट्स में सेलिंग जो है इंटेंसिफाई हो गई है। अब याद रखिए कल जो था रिकॉर्ड डेट था उनका शेयर बायबैक का, और अब जो है कंपनी में जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रही है एक्स बायबैक का लेके। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स ने खरीदा था इस स्टॉक्स को ऑफकोर्स बायबैक एलिजिबिलिटी के लिए, अब जो है उसको वो ऑफलोड करे। अब ये ऑफलोड इसलिए करे क्योंकि जो शेयर एक्सेप्टेंस रेशियो आ रहा है हमारे कैलकुलेशंस और डीलर से बात करके आ रहा है कि अगर 1 शेयर आपको मिल सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं। तो इसीलिए जो है निवेशक जो है आपके एक्सेस शेयर्स को जो है ऑफलोड कर रहे हैं मार्केट में। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। कल जो था ब्लॉक डील हुआ था और वाबर्ग पिंकस ने लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली की थी, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक फंड हाउस में जो है एक बाइंग चली और एक डोमेस्टिक फंड हाउस है जिसको वो खरीदारी जो है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। और हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि जानकारी के मुताबिक कि लगभग 10% तक की फॉल में तक जो है ये डोमेस्टिक फंड हाउस बाइंग करते रहेगी। इंटरेस्टिंग 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आप लेकर आए हैं शरद। सिम्फनी और यहाँ पर एक्स बायबैक की वजह से रिकॉर्ड डेट वहाँ सेलिंग प्रेशर है। कल्याण ज्वेलर्स बिल्कुल यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड में सेलिंग बाजार में बड़े एग्जिट कर रहे हैं बड़े फंड्स। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एक पी फंड एग्जिट कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बायर भी खड़ा है उसके सामने, ये आप बता रहे हैं हमें। कल्याण ज्वेलर्स पर ही चलिए एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। आप बताएं एक बार नागराज, कहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए? आज तो खैर आपको 2.5% ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे फंड्स का इंटरेस्ट है तो चार्ट पर आपको वॉल्यूम्स भी दिखने चाहिए। क्या देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स पर?
जी हाँ, कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में है। निचला स्तर से अराउंड 105 का, ऊपर में 120 125 के आसपास ये रेंज कंटिन्यूअसली कई हफ्तों से चले जाते आ रहा है। मेरे ख्याल से वही रेंज रहेगा। अभी मेरे ख्याल से अभी लोअर रेंज में है, 105 के आसपास नजदीक से एक रिकवरी अटेम्प्ट किया है, और ऊपर के लेवल में एक आगे जाके एक हर्डल उसका 115 120 का जो हर्डल है वो एक बार रीच हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा है इस वक्त ज्वेलरी काउंटर्स एंड इन पर्टिकुलर कल्याण ज्वेलर्स पर। लेट्स अंडरस्टैंड इंफ्रा स्पेस। जीआर इंफ्रा पर सुदीप, अभी ये खबर आई है L1 बिडर के तौर पर ये साबित हुई है 740 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। इतना ही नहीं, IRB इंफ्रा, HG इंफ्रा, PNC इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, NCC, NBCC, ये सारे के सारे इंफ्रा सेक्टर से जुड़े स्टॉक लगातार ऑर्डर विंस के चलते फोकस में है। रोड इंफ्रा ऑर्डर विंस काफ़ी हद तक एक फ्लेवर है और NHAI ऑर्डर पाइपलाइन भी काफ़ी हेल्दी नजर आ रही है। इन स्टॉक्स पर कोई पर्टिकुलर पिक? GR इंफ्रा तो इस खबर पर रिएक्ट भी कर रहा है। Sudeep, please unmute yourself. जीआर इंफ्रा का अगर हम चार्ट देखें तो 2021 अक्टूबर से 2200 रुपए से कंप्लीट ये डाउन ट्रेंड में, अब 960 का तो लो लगा चुका है। तो सेल ऑन राइज वाला ही काउंटर है। स्टॉक अपने 200 DMA के नीचे तब से सस्टेन कर रहा है, ऑलमोस्ट एक साल के ऊपर हो गया अभी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हर एक राइज पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जब तक स्टॉक 1030 के ऊपर नहीं जाएगा या 102530 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देगा, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। कोई भी अगर हल्का सा भी राइज आया, तो अगर कोई अगर स्टकअप है इसमें, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए ये काउंटर से। इस बीच मार्केट के अंदर एक काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये मूव है तो रेंज का, लेकिन इस रेंज के अंदर होता क्या है कि आपका ना कन्विक्शन थोड़ा बनता है। जैसे अभी हमने BTST वाला क्वेश्चन पूछा मेहमानों से, तो वो कह रहे हैं कि हाँ BTST करके जाओ। ऐसा नहीं कि वो रेंज ब्रेकआउट हो गया है, कोई 17200 के ऊपर आ गए हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे जो ये कैंडल्स बन रही हैं, जो वॉल्यूम मार्केट के अंदर आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सीरीज के साथ हो सकता है अगली सीरीज हम कुछ बेहतर नोट पे शॉर्ट कवरिंग देखें। थोड़ी देर पहले फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ देवेंद्र चौकसी भी थे, वो भी एक ही बात कह रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि बाजार ठीक हो जाएगा जल्दी, वो ये बात कह रहे थे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है जो आनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो शायद लग रहा है उसके कुछ ग्रीन शूज देखने को मिल रहे हैं। हम एक बार अपना पोल दिखाते हैं आपको, जो हमने आपको सुबह सुबह ही करके दिखा दिया था 9 बजे। हमारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि 17 से लेकर 17200 के बीच में प्रोबेबिलिटी हाई है निफ्टी की इस बार की सीरीज एक्सपायर होने की, और अब आप देख पा रहे हैं 17000 से ऊपर ही हम आके ट्रेड कर रहे हैं। 45% ऑफ द ब्रोकर्स ये कह रहे थे कि 17 से लेकर 17200 होगा, और अगर आप नीचे वाले ब्रैकेट्स में भी चले जाएं तो एवरेज 17000 ही बन रही है, जिसके ऊपर आके कर रहा है ट्रेड, यानी कि क्लोज भी करने की तैयारी कर रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर ये था कि 38 39 800 के ऊपर आएगा, और अगर आप अभी टेस्ट देख रहे होंगे तो 39 800 के ऊपर ही बैंक निफ्टी आके ट्रेड कर रहा है। एक और चीज मैं आपको सिर्फ नोटिस करवाना चाहता हूं, आप अपने वित्तीय सलाहकारों से जरूर पूछेगा उसके बारे में कि इतना स्वदेश पे ऐसी बात हो रही थी। इंडिया विक्स 9% टूटा आज में, ये फेयर इंडेक्स है, डर का इंडेक्स है। ये 9% टूटना ये बहुत अच्छी बात है। डेज लो पे आ गए हैं, हमने लेवल्स ब्रेक नहीं किए लेकिन अपना डर घटा रहे हैं। ये एक आपको इंडिया विक्स के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके फेवर में आ रहे हैं, और शायद उम्मीद करते हैं इनसे बात बन जाए। HDFC ट्विंस पे आपका क्या कहना है सुदीप? मैं नागरा से तो नहीं पता कर सकता, आपसे पता कर सकता हूँ। HDFC ट्विंस पे अगर हम HDFC ट्विंस देखें तो ये आज इंट्राडे में एक बार आधे घंटे पहले भी अगर हम देखें तो एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, बट लास्ट ये जो मूव आया है निफ्टी में, दैट इज कर्टेसी HDFC लिमिटेड की। आप देखिए कि वो 2525 80 84 से लेकर डे लो से लेकर लगा ऑलमोस्ट डे हाई पे आ गया है। तो जो हिसाब से अगर अभी का जो मूव है अगर हम देख रहे हैं तो ये 23 मार्च का एक स्विंग हाई था 2600, स्टॉक अब फिर से उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, और ये कम से कम 9-10 दिन के हाईएस्ट लेवल पे। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है HDFC लिमिटेड को लेके कि वो आने वाले 1-2 सत्र में थोड़ा पॉजिटिविटी ये स्टॉक में रहेगी। पर हम अगर इसके विपरीत अगर HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक ऑल्दो अपने लास्ट 10 दिन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे, बट आज इंट्राडे में जो 1602 का हाई लगा के लास्ट 1-1.5 घंटे में यहाँ पे जो मार्केट में मूव आया है वहां पे HDFC बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वहां पे एक BTST या कुछ कैरी फॉरवर्ड करने का मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं बैठ रहा है। बट अगर 2 स्टॉक में से अगर आप मुझे चूज करने बोले तो HDFC लिमिटेड विल बी माई चॉइस।
ठीक है, आज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या आज भी एफआईज का कोई बाय फिगर है, क्योंकि कल भी आपने देखा था उसमें बैंक्स बाय किए थे और कल बाय फिगर था एफआईज का। आज एचडीएफसी बैंक और बैंक्स में सारे बैंक्स, आप इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स में भी देखें तो यूको, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी जैसे बैंक, सेंट्रल बैंक, इन सब में एक अच्छी खासी मूव है और एचडीएफसी ट्विंस भी आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लार्ज कैप बैंक्स में भी बाइंग है। क्या इनमें से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कौन से हो सकते हैं ना, अगर आज आप बताएं। 3:15 हो भी गए हैं। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा और अगर हमें एक डाइवर्जेंस दिखती है निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी कंपेरेटिव टू निफ्टी स्ट्रॉन्गर है, तो क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स होंगे मिड कैप बैंक्स में से, या फिर लार्ज कैप बैंक्स भी चूज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मुझे चूज जी हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मुझे चूज करना है तो मैं बेट लगाऊंगा पीएसयू बैंक्स के ऊपर। आप पीएसयू बैंक्स देख सकते हैं, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये तीनों जो स्टॉक्स है एक अच्छा खासा एक डिक्लाइन के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। टुवर्ड्स द एंड जो मूवमेंट उसमें लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल बॉटम रिवर्सल हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए। इन तीनों स्टॉक्स में आगे वाले दिनों में अच्छे खासे एक अपमूव दिखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। चलिए, ये राय आपको पीएसयू बैंकिंग प्लेज पर इस वक्त मिलती हुई, लेकिन इस बीच फंडामेंटल आउटलुक भी लगातार हम मार्केट एक्सपर्ट्स का समझते हैं और जब उनसे बातचीत होती है, कुछ थीम्स, कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार पॉजिटिव आउटलुक मिलते हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, केमिकल प्लेज। इस पर विस्तार से एक मार्केट एक्सपर्ट का नजरिया जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुदीप, केमिकल स्टॉक्स पर आप राय दीजिए। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन अच्छा मजबूती वाला दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज, एथर इंडस्ट्रीज, फिनियोटेक्स केमिकल्स को देखें 6% तक की तेजी। केमिकल स्टॉक्स चाइना +1, यूरोप +1, ये सारे के सारे फैक्टर्स तो प्ले आउट कर गए, अब यहाँ से और ज्यादा तेजी दिखेगी। अगर हम फिनोटेक्स केमिकल की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक में थोड़ा रिवर्सल आ रहा है और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 13-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एटलीस्ट क्रॉस करके सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है एक थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। 224 जब तक होल्ड करेगा तब तक ये 243, 245 के लेवल्स तक आ सकता है। और रही बात अगर हम आरती इंडस्ट्रीज की, तो आरती इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट ये पिछले 2 दिन, कल और परसों, ये दोनों दिन आइडेंटिकल बॉटम बनाया था 482.4 का। ये एक डबल बॉटम था और उसके बाद आज पिछले दोनों दिन के हाई के ऊपर स्टॉक सस्टेन करके एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव स्टॉक ने दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी 505 के स्टॉप लॉस से 528, 530 के लेवल्स आ सकते हैं। और तीसरा एक केमिकल स्टॉक में एक अच्छा मूव जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है आने वाले कुछ सेशंस में, वो है एसआरएफ में। एसआरएफ अपने पिछले 1.5-2 महीने के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें नवंबर 2022 के बाद स्टॉक ये लगातार 5 दिन कभी भी स्टॉक ने अपने 200 डीएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है और आज 6वां दिन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है लॉन्ग साइड पे एसआरएफ पे। 2360 के स्टॉप लॉस है, 2470 का टारगेट। ठीक है, आज सुबह फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा से हमने बातचीत की। एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन था, काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन रहा और इस पर उन्होंने इन स्पेसिफिक ये कहा कि इस वक्त बाजार से दूर रहना या बाजार से बाहर रहना रिस्की हो सकता है। आइए जानते हैं उन्हें कौन से स्पेसेस पसंद आते हैं। जो हम सोचते हैं कि 15-16% रिटर्न ओवर डेकेड्स, जो दशकों में आपका जो 15-16% कंपाउंडिंग इक्विटी मार्केट देती है, या कम से कम इतिहास को देखें तो जब से सेंसेक्स शुरू हुआ है उस तरह का रिटर्न आया है। पर उसमें से अगर आप, जैसे अब 40 साल हो गए सेंसेक्स को, उसमें आप जो 10 सबसे अच्छे दिन हैं उनको निकाल दीजिए, तो जो 100 रुपया आपका 44,000 हुआ था, अगर आप 10 दिन निकाल दे 40 साल में तो वो 15,000 हो जाता है। आपका 2/3 रिटर्न चला जाता है अगर आप खाली 10 दिन 40 साल में मिस कर जाएं। और अगर आप 30 दिन, जो कि साल में एक दिन का भी औसत नहीं बैठता है, उतने दिन अगर आप मार्केट में नहीं थे और वो मार्केट ने मूव अप किया, तो आपका लगभग सारा ही रिटर्न चला जाता है। वो 100 रुपया खाली 4,000 भी नहीं होता है। तो इतना बड़ा गैप है। तो इसलिए वो रिस्क भी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह लीजिए, रिस्क कह लीजिए, जो भी है, उसको आपको असेस करना पड़ेगा कि अगर आप जितना भी आपको इक्विटी में निवेश करना है, मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि आपका जो 100% निवेश है वो इक्विटी में ही हो, लेकिन जो भी आपको निवेश करना है, इस समय मार्केट से बाहर रहने का समय नहीं है, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, क्रैश का प्रोबेबिलिटी कम है, खतरा कम है, लेकिन बड़ा मूव मिस करने का खतरा ज्यादा है।
बहुत एक सीधी सीधी लाइन में उन्होंने बता दिया कि एक तो मार्केट से आपको दूर नहीं रहना, दूसरा क्रैश की प्रोबेबिलिटी कम है, और अगर आप नहीं होंगे सिस्टम में तो हो सकता है एक बड़ा मूव आप छोड़ दें, तो इसलिए सिस्टम में रहिए। हाँ, थोड़ा रिस्क को मैनेज कर लीजिए, बस इतना ही आपका काम है। बाजार इस समय दिन की ऊंचाई पर आ गया है, 17,100 काफ़ी दिन हो गए इसको देखे हुए, आज अच्छा लग रहा है देख के, और बैंक निफ्टी को देख के भी अच्छा लग रहा है जब वो 40,000 की तरफ कूच कर रहा है। एक बात कल आपने और देखी थी, कल जब ईपीएफओ का परसेंटेज आया था 8.15%, या तो वहाँ पैसा लगाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पीएफ में नहीं जाना चाहते तो हमारे को कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जहाँ पे रिटर्न डिविडेंड के तौर पर अच्छा मिलता हो, तो उसका नाम है वेदांता। आशीषा ने इसी एक बैठक हुई इनकी इंटीरियम डिविडेंड की, 7% का डिविडेंड अनाउंस किया गया, और कुछ डिटेल्स भी थी, पहले वो आपको बता देंगी, फिर हमारे को नागराज शेट्टी ये बताएंगे वेदांता के शेयर को रखना है कि नहीं रखना। आशीषा पहले आप बताएं कितना डिविडेंड दिया। जी हाँ, वेदांता ने इस साल का 5वां इंटरीम डिविडेंड अनाउंस किया है। 20.5 रुपीज़ पर शेयर का ये 5th इंटरीम डिविडेंड है, और करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो ये करीब 7.5% का डिविडेंड यील्ड है। इस डिविडेंड के चलते कंपनी को 7,600 करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। अभी वेदांता हमेशा से एक डिविडेंड प्ले रहा है, लेकिन इस पूरे साल का डिविडेंड देखें तो कंपनी ने 101.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया FY 22-23 में, जो प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर कंपनी ने 45 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और इस साल कंपनी ने 101.5 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अभी इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन वेदांता रिसोर्सेज को होता है। याद रखें, वेदांता रिसोर्सेज का 69.7% स्टेक है वेदांता में। वेदांता की पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, और इस डिविडेंड के चलते वेदांता रिसोर्सेज अपने डेट ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगी। वेदांता रिसोर्सेज के डेट ऑब्लिगेशंस और मैच्योरिटीज़ को लेकर मार्केट में काफ़ी कंसर्न है, लेकिन अब इस डिविडेंड से कंपनी अपने डेट ऑब्लिगेशंस रीपे कर पाएगी। कंपनी ने $4 बिलियन के डेट रीपेमेंट का प्रॉमिस किया था ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और कंपनी ने ऑलरेडी $2 बिलियन का रीपेमेंट कर दिया है FY 22-23 में। कंपनी ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कंपनी अपना डी लेवरेजिंग का रोड मैप कंटिन्यू करेगी। अभी टोटल $7.7 बिलियन की कंपनी की डेट है, और FY 24 में डेट मैच्योरिटी $3 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा CFO रेजिग्नेशन की भी न्यूज़ आई है, जहां कंपनी के CFO ने रिज़ाइन किया है। 9 अप्रैल से ये CFO रेजिग्नेशन इफेक्टिव रहेगा, और कंपनी ने कहा कि इन द ड्यू कोर्स कंपनी इस सक्सेसर के बारे में भी ऐलान कर देगी। बट आज ऑफ कोर्स बड़ा डिविडेंड आया है 20.5 रुपीज़ प्रति शेयर का, जिसके चलते स्टॉक फोकस में है। साल में 100 रुपये का तो डिविडेंड है, 250 पौने 300 का शेयर है, 100 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, 7% एक बार का डिविडेंड आ रहा है। EPFO वाले 8% साल का दे रहे हैं, ये एक बार का आपको 7% डिविडेंड दे रहे हैं, तो अंदाज़ा लगा लीजिए मार्केट के अंदर अच्छे शेयरों में जो डिविडेंड यील्ड वाले शेयर है उसमें भी आप टिके रहेंगे तो EPFO से ज़्यादा अच्छा पैसा आ सकता है। मिस्टर सेठी, एक बार जरा ये देख के बताइए, शेयर के अंदर बने रहे ना। मेरी लालसा, मेरी चाह सिर्फ डिविडेंड की है, शेयर बड़े ना बड़े, डिविडेंड से मेरे सारे घाटे पूरे होते हैं। जी हाँ, चार्टिकली ये स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, एक अच्छा वॉल्यूम भी राइज हुआ है। मेरे ख्याल से जो रेंज बाउंड मूवमेंट था उसका एक अपसाइड ब्रेकआउट देने का मुझे लग रहा है कि समय आ गया है, और उसका अगर 285 to 86 के ऊपर सस्टेन होता है, उसका नेक्स्ट जो हर्डल है 300 तक पार कर सकता है। इनफैक्ट वेदांता रिसोर्स लिमिटेड के लिए आपने जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं इस डिविडेंड से वो फुलफिल कर पाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव है जो कि साबित होता हुआ दिखेगा, और रिस्क खबर का एक इम्पैक्ट है जो कि वेदांता पर इस वक्त। पॉलीकैब इंडिया के चार्ट्स पर सुदीप एक बार राय दीजिए। अच्छी मजबूती दिखा रहा था, ऊपरी स्तरों से इस वक्त हम देख रहे हैं हल्की सी मुनाफा वसूली भी नजर आ रही है। पिछले 6 महीनों में सेंटिमेंट्स कोई खास नजर नहीं आया, लेकिन आज के इस अपमूव को कैसे देखा जाए? वन ऑफ है, इस अपमूव पर भरोसा करना है, या फिर इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखेंगे? मानसी जी, मुझे लग रहा है इसे अभी भी फिलहाल एक बार वॉच लिस्ट में रखा जाए। भले अच्छा स्टॉक है, पर एक रिवर्सल पिछले अगर हम मार्च के 14 तारीख से लेके 24 तारीख के ट्रेडिंग का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 2880 2890 एक एवरेज प्राइस है जहां पे सेलिंग प्रेशर आया था। तो जब तक ये 2880 2890 के नीचे सस्टेन करता है तब तक मुझे लग रहा है फिर एक बार सेलिंग प्रेशर वापस से आ सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बार इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए, एक बार 2880-90 के ऊपर जाए तो हम एग्रेसिवली इसमें बाइंग स्टैंस रख सकते हैं, बट तब तक वेट एंड वॉच रखना चाहिए हमें।
ओके ठीक है, इस बीच कुछ सडन स्पाइक वाले शेयर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एनबीसीसी के अंदर एकदम से सडन स्पाइक आया, आप देखेंगे पीबी फिनटेक के अंदर आया। कल हमने एक खबर आपके सामने रखी थी पीबी फिनटेक को लेकर। अनुराग ने हमारे को बताया था कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस वाली कंपनीज है ना, उनको बेनिफिट हो सकता है। एक बार पीबी फिनटेक, पॉलीकैब नहीं बॉस, पॉलीकैब तो तार बनाने वाली कंपनी है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार के नाम से मिलेगी, आप उसको फायर करेंगे, आप देखेंगे सडन स्पाइक है, अभी 5% ऊपर है। एनबीसीसी को फायर कीजिए, एनबीसीसी डेज हाई पे है। सुदीप जरा जल्दी से आपको बताना होगा इन दोनों शेयर्स के साथ क्या करें, बीटीएसटी करें या फिर आज के प्रॉफिट्स को लेकर बाहर निकले। डिप्पी जी, अगर हम एनबीसीसी अगर हम देखते तो एनबीसीसी ने पिछले 8-10 दिन का एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड ब्रेक किया और आज के मूव के साथ स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इसे बीटीएसटी करके जा सकते हैं 35 के स्टॉप लॉस से 37 के टारगेट के लिए। एनबीसीसी के चार्ट्स पर आपको ये राय मिलती है। इनफैक्ट एनबीसीसी को ही लेकर यहाँ पर आज एक खबर भी आती हुई दिखी थी। एक ऑर्डर विन के चलते एनबीसीसी का स्टॉक जो है सिडबी से 146 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है, इसके चलते एक्शन है। लेकिन कोचीन शिपयार्ड नागराज, यहाँ क्या हो रहा है? 12-13% के अपमूव्स देखे जा चुके हैं। अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, प्राइस इंक्रीज तो है ही, वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज इस वक्त। जी हाँ, लास्ट 4-5 दिन के डिक्लाइन के बाद एक एक्सेलेंट, एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है ये स्टॉक में। और ये स्टॉक का जो आज का जो लॉन्ग बुल कैंडल है वो एक फास्टर रिट्रेसमेंट ऑन द अपर साइड भी कहा जाता है। एक ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये अपसाइड जो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि एक इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल बन गया है ये स्टॉक्स में अराउंड 410-412 के आसपास। इधर से और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। 500 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आगे वाले दिनों में। ठीक है, तो ये राय आपको मिलती हुई। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम प्राइस एंड वॉल्यूम इंक्रीज का मोमेंटम देख रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, वैसे तो रियल एस्टेट में इस वक्त सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स परफॉर्म कर रहे हैं सुदीप, और कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स में हम बिकवाली का दबाव भी देख रहे हैं। और इसी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर पर भी भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। 1 अप्रैल से स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस जो हैं उनमें भी बढ़ोतरी की खबरें आ चुकी हैं। लोढ़ा के स्टॉक प्राइस को देखें, करीब 10% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। मिड कैप सेंटिमेंट्स या मिड कैप स्पेसिफिक रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे हैं अच्छा खासा एक्शन है। मानसी जी, अगर हम मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये लोढ़ा का अगर हम ये चार्ट देखें थोड़ा मीडियम टर्म, तो मई 2022 में भी स्टॉक 810-815 के एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से पलटा था। ये आज भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक सेलिंग प्रेशर में था, लेकिन आज जैसे ही स्टॉक ने 815-820 के ऊपर सस्टेन करना चालू किया, जो कि इसका पुराना सपोर्ट था, एक बड़ी सी रैली आई है लास्ट आधे 1 घंटे में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगले 1-2 दिन के लिए ये रैली बनी रहेगी। 840 जब तक होल्ड करता है तब तक स्टॉक में 900-910 तक का एक मूव आएगा। पर मुझे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये रैली में हम ज्यादा कैरिड अवे ना हो जाए कि एक मुनाफा अगर हमें एक साइजेबल बनता भी है तो हमें बुक कर लेना चाहिए एंड देन वेट फॉर अ डिप, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, बट ये खाली ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस बैक है, तो हमें बस इसे एक बाउंस बैक की तरह ही खेलना चाहिए। स्टॉक ही नहीं, बाजार में भी रैली, या फिर अगर हम मजबूती के साइंस देख रहे हैं उससे कैरिड अवे तो नहीं ही होना है, क्योंकि बाजार बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद सिर्फ ये लगाकर चल सकते हैं कि फॉर्मेशन जो है हो जाए, यहाँ से वन साइड अप मूव की स्थिति जो है वो फिर से डेवलप होती हुई दिखे। बहरहाल स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आए। JSW स्टील का स्टॉक देखे, हीरो मोटो और बजाज ऑटो। नागराज क्विकली बजाज ऑटो पर राय दीजिए। JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है, ओवरवेट रेटिंग बजाज ऑटो पर रखते हैं। 4 दिन के डिक्लाइन के बाद एक अपसाइड बाउंस तो दिखाया है। एक स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट हुआ है और चार्टिकली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ये इंडिकेट करता है कि एवरी निचला स्तर से सपोर्ट बन रहा है और एक बाइंग इमर्ज हो रही है। मेरे ख्याल से ये जो अपसाइड मोमेंटम बना है आज के दिन वो कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा 3950 और 3980 तक। सीरीज की फाइनल क्लोजिंग, मंथली एक्सपायरी, चलिए देखते हैं और प्रियंका से समझते हैं कैसे क्लोज हो रहा है मार्केट। ओवर टू यू प्रियंका। बिल्कुल, देखिए आज से आपको सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा, हालांकि हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप 17,000 पर एक बेस बनता हुआ तो दिखाई दे रहा है। जो आप अभी FNO डेरिवेटिव में भी एक्शन देख रहे हैं उसमें आपको फ्रेश लॉन्ग भी बनते हुए दिखाई दे हैं।
17,200 17,300 की कॉल में बाइंग है और इनफैक्ट एट द सेम टाइम पुट राइटिंग आपको 16,900 17,000 के लेवल स्ट्राइक्स पर दिख रही है। तो यानी कहीं ना कहीं बाजार 17,000 के बेस को मान रहा है अप्रैल सीरीज के लिए। अभी तो आप 17,100 के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं। सो अब इस बेस में कहाँ आपको आज के दिन अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी। हालांकि इस सीरीज को अगर क्विकली कंपाइल करें तो सबसे बड़ा लूजर जो था, ड्रैगर जो पूरे सीरीज के लिए वो IT पैक था, लगभग 8% टूटा है इस सीरीज में IT पैक। और उसके बाद दूसरा जो सेकेंड वीकेस्ट जो स्पेस था वो था ऑटो, 6% की गिरावट आपको इस सीरीज में देखने को मिली। अब बाजार में आज के दिन मूव कहाँ देखने को मिली। निफ्टी अगर गेनर्स की आप बात करें तो हालांकि कंट्रीब्यूशन आपको बहुत सारी थीम्स और स्पेसेस से निकल कर आया। ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ना गेनर्स बड़े जो थे वो अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज पहले टॉप गेनर्स की बात करें तो अदानी पैक रिकवर होकर आए आज के लिए, उनमें शॉर्ट कवरिंग का बाउट था। JSW स्टील जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का बाउट था। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ये दूसरे काउंटर्स से, पहले 5-7 काउंटर्स की अगर बात करें तो बजाज ऑटो पे एक पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट थी, लेकिन हीरो भी चला है। एक्चुअली टू व्हीलर स्पेस को आप देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जहां ऑटो पैक आपको बड़ा ड्रैगर, सेकंड बिगेस्ट ड्रैगर रहा है सीरीज का। लेकिन टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, उनमें एटलीस्ट इतनी गिरावट नहीं थी एज कम्पेयर टू आप पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल और दूसरे फार्म और एग्री जुड़े थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स को अगर देखें तो। लूजर्स कहाँ थे आज। रिलायंस ने टिपिकल इंडेक्स मैनेजमेंट का काम भी किया है पीछे के कुछ दिनों में आप देखें तो। हालांकि बड़ी रिपोर्ट्स का जब इम्पैक्ट आया रिलायंस पर दिखा भी, आज रिलायंस नीचे था, इसलिए हालांकि ये लास्ट के 15-20 मिनट में अच्छी शॉर्ट कवरिंग और तेजी दिखी है आपको। जो रीबैलेंसिंग की भी हम बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 के भी कुछ काउंटर्स हैं जहाँ इन्फ्लोज की बात है और जिसके चलते आपने सडन स्पाइक्स भी देखे हैं। लेकिन बड़े काउंटर्स कहाँ थे जो आज लूजर्स थे। रिलायंस ने लूज किया, वीक किया बाजार को। भारती एयरटेल लूजर था, पहले 5 जो ड्रैगर्स हैं, रिलायंस था, उसमें UPL था और BPCL भी था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और आप देखेंगे कि आज स्टॉक्स डिस्पाइट कि क्रूड आपको $75 के आसपास है, तब भी ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स कुछ खास चल रहे हैं। ऑयल प्रोड्यूसर में इनफैक्ट जो रिवर्स ट्रेड है वहां पर आपको जरूर ट्रेड दिख रहा था। मिड कैप में लूजर्स कहाँ थे। वेदांता का डिविडेंड अनाउंस हुआ, हिंदुस्तान जिंक रिएक्ट कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक क्योंकि ऑफकोर्स भी नो उसकी सब्सिडरी और कैश फ्लोज वहाँ से बहुत निकलते हैं डिविडेंड के लिए भी, तो वहाँ पर आपने देखा कि हिंदुस्तान जिंक का टॉप लूजर था मिड कैप स्पेस में। दूसरे कुछ और लूजर्स में वर्लपूल थे। आज जिन पॉकेट्स में बड़ी सिग्निफिकेंट मूव थी, कैपिटल गुड स्पेस तो था ही, PSU बैंकिंग स्पेस चाहे जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स देखें वहाँ अच्छी खासी मूव थी। यूनियन बैंक, IOB, BOI जैसे काउंटर्स थे, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। दूसरे मिड कैप गेनर्स में आपको JSW एनर्जी जैसे काउंटर्स थे। कैपिटल गुड स्पेस में वो स्पेस जो बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन होते हैं, उनमें अच्छी मूव आपको देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फ्रंट लाइनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और साथ ही आपको दूसरे सेक्टर्स जैसे ब्रोकरेज सेक्टर्स हो, पावर एंसिलरीज हो, तो सब सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी आज मूव देखिए। शॉर्ट कवरिंग का बाउट है, लेकिन थोड़े से लॉन्ग ट्रेड्स आपको जरूर इनिशिएट होते हुए दिखा। रोल ओवर में निकल कर आज आएगा कि कौन से स्पेसेस में आपको रोल ओवर अप्रैल सीरीज के लिए दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो आप 6 अप्रैल की नेक्स्ट वीक की जो स्ट्राइक्स देख रहे हैं उसमें 17,200 17,300 यहाँ पर जरूर कॉल बाइंग का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे लग रहा है कि शायद बाजार में एक आध दिन की और तेजी भी देखने को मिल सकती है। कल एक मार्केट हॉलिडे है, शुक्रवार को जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ 2 दिन का मार्केट इंटरनेशनल ट्रिगर हमें डाइजेस्ट करके आना होगा, आज का और साथ ही कल का। तो देखना होगा कि बाजार में कैसी मूव्स आती हैं। लेकिन आज एक अच्छी एक्सपायरी, एटलीस्ट जिन्होंने आज इंट्राडे में चेज भी किया खुलने के बाद भी, उनको एटलीस्ट प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। फिलहाल शो को यही समेटते हैं। हमारे साथ सुदीप और नागराज हैं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने स्ट्रैटेजी शेयर की है, सारी स्टॉक पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रवार को होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।